नमस्कार दोस्तों। आज के निबंध का शीर्षक है भारत और आसियान, आवश्यकता और चुनौतियाँ। चलिए शुरू करते हैं। 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है और इस सदी के राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक विकास में दो प्रमुख ध्रुव उभर रहे हैं, भारत और आसियान। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संगठन क्षेत्रीय एकता, आर्थिक सहयोग और सामरिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। भारत के लिए आसियान के साथ संबंध न केवल उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की रीढ़ है, बल्कि ये आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। हालांकि इस साझेदारी में संभावनाएं अपार हैं, परंतु इसके समक्ष अनेक रणनीतिक, भौगोलिक और कूटनीतिक चुनौतियां भी मौजूद हैं, जिनका संतुलन भारत की विदेश नीति की परिपक्वता की कसौटी बनेगा। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना 1967 में हुई थी, जिसमें फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर शामिल थे। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। भारत 1992 से इस संगठन का डायलॉग पार्टनर और 2012 में यह रिश्ता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित हुआ। भारत और आसियान के संबंध बहुआयामी हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा के स्तर पर यह संबंध भारत की लुक ईस्ट और से एक्ट ईस्ट नीति के तहत सशक्त हुए हैं। भारत के लिए आसियान की आवश्यकता कई स्तरों पर प्रासंगिक है। सबसे पहले ये क्षेत्र भारत में नेबरहुड फर्स्ट नीति और पूर्वी विस्तार का एक स्वाभाविक विस्तार है। आसियान देश भौगोलिक रूप से भारत के पूर्वी तट से लगे हुए हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गहरे ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। नालंदा, बौद्ध धर्म, रामायण और भारतीय व्यापारियों की ऐतिहासिक उपस्थिति आज भी इन संबंधों की जड़ें गहरी बनाए हुई हैं। दूसरे आर्थिक दृष्टि से आसियान भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2009 में लागू हुआ और वर्तमान में आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके माध्यम से भारत को पूर्वी एशियाई बाजारों तक पहुंच मिलती है, जो उसके वैश्विक व्यापार रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आसियान देशों में भारत की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति के तहत व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तीसरे, रणनीतिक और समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से भी आसियान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मलक्का जल संधि और दक्षिण चीन सागर जैसे रणनीतिक जलमार्ग भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर में उसके विस्तारवादी रुख को संतुलित करने के लिए भारत को आसियान के साथ मिलकर एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। आसियान भारत समुद्री अभ्यास और क्षेत्रीय मंचों पर साझेदारी जैसे ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम इस दिशा में प्रयास हैं। हालांकि इन अवसरों के समानांतर भारत और आसियान के संबंध में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती कनेक्टिविटी और अवसंरचना की कमी है। भारत और आसियान के बीच भौगोलिक जुड़ाव पर्याप्त नहीं है। भारत की नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी और म्यांमार के माध्यम से आसियान तक सड़क और रेल संपर्क परियोजनाएं जैसे त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना वर्षों से लंबित है, जिससे भारत व्यापार और आपसी संपर्क प्रभावित होता है। दूसरी चुनौती भारत और आसियान के बीच व्यापार संतुलन का अभाव है। भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और भारत को आसियान से सस्ते माल मिलता है, दूसरी परंतु उसके निर्यात क्षमता सीमित बनी हुई है, जिससे भारतीय उद्योग पर दबाव पड़ता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आलोचना भी होती है। भारत ने RCEP से बाहर रहकर अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा की, लेकिन इससे कुछ हद तक आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों में संदेह भी उत्पन्न हुआ। तीसरी चुनौती है चीन का प्रभाव और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। अधिकांश आसियान देश चीन के साथ गहरे व्यापारिक संबंध रखते हैं और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी भागीदार हैं। भारत जो BRI का विरोध करता है, वह इन देशों के समक्ष चीन का एक व्यवहार विकल्प प्रस्तुत करने में अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति के सामने भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक्ट ईस्ट 2.0 जैसी व्यापक योजनाओं की आवश्यकता है। एक और चुनौती है आसियान की आंतरिक विविधता और एकजुटता की कमी। आसियान एक सुसंगत रणनीतिक इकाई के रूप में कार्य करने में कई बार विफल रहा है, विशेषकर चीन के मुद्दे पर। सदस्य देशों के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेदों के चलते कोई ठोस सामूहिक नीति बनाना कठिन हो जाता है, जिससे भारत के प्रयास भी सीमित हो जाते हैं। निष्कर्षतः भारत और आसियान के बीच साझेदारी केवल व्यापार या भू राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भविष्य की ओर संकेत करती है। भारत को चाहिए कि वह इस साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाए, अवसंरचना और कनेक्टिविटी पर निवेश करें, रणनीतिक संवाद को सशक्त बनाए और इस मंच के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और समावेशिता का वाहक बने। वैश्विक उथल पुथल
कि इस युग में भारत और आसियान की साझेदारी एशिया को संतुलित, समृद्ध और शांति दिशा में ले जा सकती है, बशर्ते दोनों पक्ष समयबद्ध और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं। धन्यवाद दोस्तों। 700 शब्दों का ये निबंध है। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।